चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं चैम्बर ऑफ सीक्रेट के चैप्टर 7 मार्डर्स एंड मार्मर्स के अगले हिस्से से। तो जब हैरी ने हैग्रिड का दरवाजा खटखटाया तो हैग्रिड ने तुरंत दरवाजा खोला। वो बहुत चिड़चिड़ा दिख रहा था, परंतु जैसे ही उसने देखा कि बाहर कौन था, उसके चेहरे पर चमक आ गई। सोच रहा था कि तुम लोग हमसे मिलने जाने कब आओगे। अंदर आओ, अंदर आओ। जब तुमने दरवाजा खटखटाया तो हमें लगा कि शायद प्रोफेसर लॉकवुड दोबारा लौट आए हैं। हैरी और हरमायनी ने चौखट पार करने में रॉन की मदद की। अब वे अंदर पहुंच चुके थे। हैग्रिड के घर में एक ही कमरा था, जिसके कोने में बड़ा बिस्तर था और दूसरे कोने में चटक आग दहक रही थी। हैरी ने रॉन को कुर्सी पर बिठाते हुए हैग्रिड को यह बताया कि रॉन के मुंह से घोंघे निकल रहे हैं, परंतु इस बात से हैग्रिड जरा भी विचलित नहीं हुआ। अंदर रहने से तो अच्छा है कि बाहर निकल जाए, उसने खुशी से कहा और रॉन के सामने तांबे का एक बड़ा कूड़ेदान रख दिया। उन्हें बाहर निकाल दो रॉन। मैं नहीं सोचती कि उनके खत्म होने का इंतजार करने के अलावा कुछ किया जा सकता है, हरमायनी ने चिंता से कहा। जब उसने रॉन को कूड़ेदान पर झुकते देखा, इस शाप देने वाले मंत्र को पढ़ना सर्वश्रेष्ठ परिस्थितियों में भी मुश्किल है, पर टूटी छड़ी के साथ तो पता नहीं। हैग्रिड फुर्ती से इधर उधर घूम रहा था और उनके लिए चाय बना रहा था। उसका बड़ा शिकारी कुत्ता फेक हैरी के ऊपर लार टपका रहा था। हैग्रिड, लॉकवुड तुमसे क्या कह रहे थे? हैरी ने फेक का कान खुजलाते हुए पूछा। हमें सिखा रहा था कि खतरनाक जल वेताल को कुएं से बाहर कैसे निकाला जाए। हैग्रिड गुर्राते हुए अपनी टेबल से आधे पंख नीचे हुए मुर्ग की हटाया तथा केतली नीचे रख दी, जैसे हमें यह करना नहीं जानते हैं, और किसी खतरनाक परी के बारे में अनाप शनाप बक रहा था, जिसे उसने भगाया था। अगर उसका कहा एक शब्द भी सच हो तो हम अपनी केतली खा जाएंगे। हैग्रिड हॉगवर्ट्स के किसी टीचर की बुराई नहीं करता था, इसलिए हैरी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। बहरहाल हरमायनी ने सामान्य से ज्यादा ऊंची आवाज में कहा, मुझे लगता है कि तुम थोड़ा अन्याय कर रहे हो, है ना? जाहिर है प्रोफेसर डम्बलडोर ने उन्हें इस काम के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना है। वो इस काम के लिए एकलौता व्यक्ति था, हैग्रिड ने उनकी तरफ ट्रिकल ट्रॉफी की प्लेट बढ़ाते हुए कहा, जबकि रॉन फच फच की आवाज निकालते हुए कूड़ेदान में फेंक गिराता गया। और हमारा मतलब है एकलौता। गुप्त कलाओं से रक्षा के टीचर के पद के लिए कोई मिल ही नहीं रहा था। देखो, लोग यहाँ आने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है। वे ये सोचने लगे हैं कि ये एक शापित पद है। अब तक कोई भी लंबे समय तक यह ठीक नहीं पाया है। तो अब हमें बताओ, हैग्रिड ने रॉन की तरफ सिर घुमाते हुए कहा। रॉन किसे शाप दे रहे थे? मैल्फॉय ने हरमायनी को कुछ कहा था। वो सचमुच बुरी बात रही होगी, क्योंकि उसे सुनकर सब गुस्से से पागल हो गए थे। वो सचमुच बुरी बात थी। रॉन ने टेबल के ऊपर सिर उठाते हुए भड़ोई आवाज में कहा। वो पीला और पसीना पसीना हो रहा था। मैल्फॉय ने उसे बच्चात कहा, हैग्रिड। रॉन अचानक गोता लगाकर ओझल हो गया जब उसे घोंघों की नई लहर आती महसूस हुई। हैग्रिड को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने गुर्राते हुए हरमायनी से पूछा, उसने ऐसा कहा? हाँ, वो बोली, परंतु मैं नहीं जानती कि इसका क्या मतलब है। वैसे मुझे ये तो लगा कि ये गाली थी। ये उसके दिमाग में आने वाली सबसे अपमानजनक बात है। रॉन ने अपना सिर दोबारा उठाते हुए और हाँफते हुए कहा, बच्चात एक सचमुच गंदी गाली है जो मगलुओं को यह पैदा होने वाले व्यक्ति को दी जाती है। मगलू यानी ऐसे लोग जो जादू नहीं जानते हो। कुछ ऐसे जादूगर है जैसे मैल्फॉय परिवार,
जो सोचते हैं कि वे बाकी सब लोगों से बेहतर है क्योंकि उनका खून शुद्ध है। उसने एक छोटी डकार ली और इस बार सिर्फ एक घोंघा उसके फैले हुए हाथ से पड़ गिरा। उसने उसे कूड़ेदान में डाला और आगे कहा, मेरा मतलब है बाकी जादूगर जानते हैं कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेविल को देखो, उसका खून शुद्ध है, फिर भी वो कहानियों को ठीक तरह से नहीं सीख सकता। और ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो हमारी हरमाइनी नहीं पढ़ सकती, हैग्रिड गर्व से बोला, जिसे हरमाइनी के चेहरे पर गुलाबी रंग की चमक आ गई। किसी को भी बच्चात कहना बहुत अपमानजनक बात है। रॉन अपने कांपते हाथ से भुए का पसीना पोंछते हुए बोला, गंदा खून, घटिया खून, ये पागलपन है। आज के अधिकांश जादूगरों का खून वैसे भी पूरी तरह शुद्ध नहीं बचा है। अगर हमने मगलों से शादी नहीं की होती तो हम सब लोग कब के खत्म हो चुके होते। उसने उबकाई ली और वो एक बार फिर ओझल हो गया। अच्छा रॉन, मैं तुम्हें दोष नहीं देता कि तुमने उसे शाप देने की कोशिश की। हैग्रिड ने कूड़ेदान में गिरते घोंघों की आवाज से ऊंची आवाज में कहा, परंतु शायद ये अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी टूटी छड़ी की वजह से तुम्हारा शाप उलट गया। अगर तुमने मैल्फॉय को शाप दे दिया होता तो हमें लगता है कि लूसियस मैल्फॉय भागकर स्कूल आ जाता। कम से कम तुम मुश्किल में तो नहीं फंसे। हैरी इस बात की तरफ इशारा करना चाहता था कि मुंह से गिरते घोंघों से बुरी मुश्किल कौन सी होगी, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाया। हैग्रिड की ट्रिकल ट्रॉफी ने उसकी जबड़ों को चिपका दिया था। हैरी, हैग्रिड अचानक बोला, जैसे उसके मन में अचानक ये विचार आया है, तुमसे एक बात पर झगड़ना है। हमने सुना है कि तुम ऑटोग्राफ वाले फोटो बांट रहे हो। ऐसा कैसे हो गया कि हमें अब तक एक भी नहीं मिला? गुस्से से हैरी ने अपने दांत अलग अलग कर लिए। मैं ऑटोग्राफ वाले फोटो नहीं बांट रहा हूँ, उसने गर्मी से कहा। अगर लॉकवर्ड अभी ये अफवाह फैला रहे हैं। परंतु तभी उसने देखा कि हैग्रिड हंस रहा था। हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, वो बोला और उसने हल्के से हैरी की पीठ थपथपाई। ये प्यार भरी थपकी भी इतनी जोरदार थी कि इससे हैरी को चेहरा टेबल से टकरा गया। हम जानते थे कि तुम सचमुच ऐसा नहीं कर रहे हो। हमने लॉकवर्ड को बताया कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत क्या है। तुम बिना कोशिश किए भी उससे ज्यादा मशहूर हो। शर्त लगा सकता हो, उन्हें यह बात पसंद नहीं आई होगी। हैरी ने दोबारा ठीक से बैठते हुए और अपनी टूटी मलते हुए कहा, हमें नहीं लगता कि पसंद आई थी, हैग्रिड बोला और उसकी आंखें चमक रही थी। और जब हमने उसे बताया कि हमने उसकी एक भी किताब नहीं पढ़ी है तो उसने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। ट्रिकल ट्रॉफी लो रॉन, उसने आगे कहा जब रॉन दोबारा प्रकट हुआ। नहीं थैंक यू, रॉन ने कमजोरी से कहा, बेहतर होगा कि ये जोखिम ना लो। जब हैरी और हरमाइनी ने अपनी चाय खत्म कर ली तो हैग्रिड बोला, तुम लोग चलकर देखो तो सही हम क्या उगा रहे हो। हैग्रिड के घर के पीछे वाले सब्जियों के छोटे बगीचे में दर्जन भर बड़े कद्दू लगे थे। हैरी ने आज तक इतने बड़े कद्दू कभी नहीं देखे थे। हर कद्दू किसी बड़ी चट्टान के आकार का था। अच्छी तरह बड़े हो रहे हैं, है ना? हैग्रिड ने खुश होते हुए कहा। उन्हें हेलोवीन की दावत के लिए तैयार कर रहे हैं। तब तक पर्याप्त बड़े हो जाना चाहिए। हैरी ने पूछा, तुम इनमें क्या डाल रहे हो हैग्रिड? हैग्रिड ने अपने कंधों के ऊपर से झांककर देखा कि आसपास कोई और तो नहीं है। फिर वो बोला, देखो हम उन्हें, तुम जानते हो, थोड़ी मदद दे रहे हैं। हैरी ने देखा कि हैग्रिड की फुल्ली बाली गुलाबी छतरी घर की पिछली दीवारी से टिकी हुई थी। हैरी के पास पहले से ही इस बात पर विश्वास करने के कारण थे कि ये छतरी जितनी साधारण दिखती है उतनी है नहीं।
दरअसल उसे ये प्रबल आभास हो चुका था कि इसके भीतर हैग्रिड की स्कूल की पुरानी जादुई छड़ी छुपी थी। हैग्रिड को जादू करने की इजाजत नहीं थी। उसे थर्ड ईयर में हॉगवर्ट्स से निकाल दिया गया था, परंतु हैरी इसका कारण नहीं जान पाया। जब भी इस मामले को उठाया जाता था तो हैग्रिड जोर से अपना गला साफ करने लगता था और रहस्यमय रूप से इधर उधर ताकता झांकता रहता था, जब तक कि विषय नहीं बदल जाता। मुझे लगता है शरीर फूलन मंत्र, हरमाइनी आधी नापसंदी और आधे मनोविरोध के साथ बोली। जो भी हो, तुमने उन पर अच्छा काम किया है। यही तुम्हारी छोटी बहन ने कहा था, हैग्रिड रॉन की तरफ सिर घुमाते हुए बोला। उससे कल ही मिले थे। हैग्रिड ने दाढ़ी हिलाते हुए कनखियों से हैरी की तरफ देखा। कह रहे थे कि मैदान में घूम रही है, परंतु हमें लगता है वो ये उम्मीद कर रही थी कि हमारे घर पर वो किसी से टकरा सकती है। उसने हैरी की तरफ आंख मारी। अगर हमसे पूछा जाए तो वो ऑटोग्राफ वाले फोटो के लिए मना नहीं करेगी। चुप रहो, हैरी बोला। रॉन जोर जोर से हंसने लगा और जमीन पर घो घो कर छिड़काव करने लगा। जरा संभल कर, हैग्रिड रॉन को अपने कीमती कद्दुओं से दूर खींचते हुए चिल्लाया। अब लंच का समय हो चुका था और चूंकि हैरी ने सुबह से सिर्फ एक ट्रिकल ट्रॉफी ही खाई थी, इसलिए वो खाना खाने के लिए स्कूल लौटना चाहता था। हैग्रिड से विदा लेकर वे महल की तरफ चल दिए। रॉन कभी कभार हिचकियां लेता था, परंतु अब सिर्फ इक्का दुक्का बहुत छोटे खोखे ही बाहर निकल रहे थे। उन्होंने ठंडे प्रवेश हॉल में अभी कदम रखा ही था कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। तो तुम लोग आ गए, पॉटर, विज़ली? प्रोफेसर मैकगोनागल गंभीर चेहरे के साथ उनकी तरफ आ रही थी। तुम लोग आज शाम को अपनी सजा पूरी करोगे। हमें क्या करना है प्रोफेसर? रॉन ने घबराहट में अपनी उबकाई की इच्छा को दबाते हुए पूछा। तो मिस्टर फ्लीच के साथ ट्रॉफी रूम में चांदी की शील्ड चमकाओगे, प्रोफेसर मैकगोनागल बोली। और कोई जादू नहीं विज़ली, कपड़ों से घिसना पड़ेगा। रॉन ने थूक निकला। चौकीदार आर्गस फिलिप्स के साथ स्कूल का हर विद्यार्थी नफरत करता था उससे। और पॉटर, तुम प्रोफेसर लॉकवुड के प्रशंसकों के अरे नहीं, क्या मैं भी ट्रॉफी रूम में जाकर शील्ड नहीं चमका सकता? हैरी ने हताशा से पूछा। बिल्कुल नहीं, प्रोफेसर मैकगोनागल अपनी भ्रुकुटियां तानते हुए बोली। प्रोफेसर लॉकवुड ने खास तौर पर तुम्हारी मांग की है। ठीक 8 बजे तुम दोनों। हैरी और रॉन बहुत निराश होकर बड़े हॉल में टहलने लगे। हरमाइनी, अच्छा है तुमने स्कूल के नियम तोड़े थे, जैसे भाव अपने चेहरे पर लेकर उनके ठीक पीछे थी। हैरी के मन में अब दोपहर के भोजन में मांस की कचौड़ी खाने की पहले जितनी इच्छा नहीं बची थी। उसे और रॉन दोनों को ही लग रहा था उन्हें ज्यादा बुरी सजा मिली है। फ्लीच मुझे रात भर जागे रहेगा, रॉन ने भारी मन से कहा। कोई जादू नहीं, उसके कमरे में कम से कम 100 कप होंगे। मुझे मगलों की तरह सफाई करना नहीं आता। मैं किसी भी समय तुमसे अदला बदली करने के लिए तैयार हूँ, हैरी ने खोलेपन से कहा। डर्सली परिवार के साथ रहते रहते मुझे सफाई करने का खूब अभ्यास हो चुका है। लॉकवुड के प्रशंसकों के खतों का जवाब देना ये एक बुरे सपने की तरह होगा। शनिवार की दोपहर जैसे पल भर में हवा हो गई। ऐसा लगा जैसे 8 बजने में 5 मिनट का समय तत्काल हो गया। हैरी पैर घसीटते हुए दूसरी मंजिल के गलियारे में लॉकवुड के ऑफिस के सामने पहुंच गया। उसने अपने दांत किटकिटाते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा तत्काल खुल गया। लॉकवुड उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। ओह, ये हुई ना बात, वे बोले। अंदर आओ हैरी, अंदर आओ।
दीवार पर मोमबत्तियां की रोशनी में लॉकवर्ड के फ्रेम किए हुए अनगिनत फोटो तेजी से चमक रहे थे। उन्होंने कुछ पर तो साइन भी कर दिया थे। उनकी टेबल पर फोटोग्राफ्स का एक और बड़ा ढेर रखा था। तुम लिफाफे पर पते लिखने का काम करो, लॉकवर्ड ने हेरी से ऐसे अंदाज में कहा जैसे वे उसे कोई बहुत मजेदार काम सौंप रहे हो। पहला पत्र ग्रेडिस गंजन को, उसका भला हो, वो मेरी बहुत बड़ी प्रशंसक है। मिनट कुछ ही चाल से गुजरते रहे। हैरी ने लॉकवर्ड की आवाज को अपने कानों पर पड़ने दिया और कभी कभार ठीक है या हाँ में जवाब देता रहा। कभी कभार वो इस तरह के वाक्य भी सुन लेता था, शोहरत पल भर की होती है हैरी, या ये याद रखना नाम कमाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। मोमबत्तियां धीरे धीरे छोटी होती गई। उनकी रोशनी लॉकवर्ड के कई हिलते चेहरों पर नाच रही थी, जो असली लॉकवर्ड को देख रहे थे। हैरी ने अपना दुखता हाथ उस पर घुमाया जो उसे हजारवें लिफाफे की तरफ लग रहा था, और वेरोनिका स्मेलिथली का पता लिखने लगा। अब तो मुक्ति का समय करीब होगा, हैरी ने दुखी मन से सोचा। काश मुक्ति का समय करीब ही हो। और फिर उसने कुछ सुना, कुछ ऐसा जो बुझती मोमबत्तियां की टिमटिमाहट और लॉकवर्ड की अपने प्रशंसकों के बारे में बकवास से बहुत अलग था। ये रीढ़ की हड्डी तक कपकपाती वाली आवाज थी, ऐसी आवाज जिसे सुनकर इंसान सांस लेना भी भूल जाए, ऐसी आवाज जिसमें बर्फ की तरफ ठंडा जहर भरा हो। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं तुम्हें काट डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हैरी जोर से उछल पड़ा और वेरोनिका स्मैथली की सड़क के पते वाली जगह पर एक बड़ा बैगनी धब्बा उभर आया। क्या? वो जोर से बोला। मैं जानता हूं, लॉकवर्ड बोले। पूरे 6 महीने तक वेस्ट लेटर लिस्ट में सबसे ऊपर रही, सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। नहीं, हैरी ने उत्तेजित होकर कहा। वो आवाज, कौन सी आवाज? लॉकवर्ड हैरान होकर बोला, कौन सी आवाज? वो आवाज जिसने कहा, क्या वो आपको सुनाई नहीं दी? लॉकवर्ड हैरी को बहुत हैरानी से देख रहे थे। तुम क्या कह रहे हो हैरी? शायद तुम्हें नींद आ रही हो। और क्यों ना हो, जरा घड़ी तो देखो, हम यहाँ 4 घंटे से है। मुझे कभी इस बात का यकीन नहीं हुआ हो। समय तो जैसे पंख लगा कर उड़ गया, है ना? हैरी ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने कान पर जोर डालकर दोबारा आवाज सुनने की कोशिश की, परंतु उसे वो आवाज सुनाई नहीं दी। अलबत्ता उसने लॉकवर्ड को ये कहते जरूर सुना कि उसे सजा मिलने पर वो हर बार इस तरह के आनंद की उम्मीद नहीं करना चाहिए। स्तब्ध हैरी वहां से चल दिया। इतनी देर हो चुकी थी कि करोड़ द्वार का हॉल लगभग खाली था। हैरी सीधे अपने कमरे में गया। रॉन अब तक नहीं लौटा था। हैरी ने अपना पायजामा पहना, बिस्तर में घुसा और इंतजार करने लगा। आधे घंटे बाद रॉन अपने दाएं हाथ को मलता हुआ वहां आया। वो अपने साथ अंधेरे कमरे में पॉलिश की जबरदस्त बदबू भी साथ लेके आया। मेरे हाथ अकड़ रहे हैं, रॉन अपने बिस्तर पर लुढ़कते हुए दर्द भरी आवाज में बोला। फ्लीज ने मुझसे वो क्विडिच कप 14 बार चमकाया, तब कहीं जाकर वह संतुष्ट हुआ और फिर स्कूल की सेवा के लिए दिए गए विशेष पुरस्कार पर मेरे मुंह से खोगे गिर गए। उस गंदगी को साफ करने में कई युग लग गए। लॉकवर्ड के साथ तुम्हारा हाल कैसा रहा?
नेविल, डीन और सिम्स जाग नहीं जाए, इसलिए हैरी ने धीमे आवाज में रॉन को पूरी बात बताई कि उसने अदृश्य आवाज सुनी थी और लॉकवर्ड ने कहा कि उन्हें वो आवाज सुनाई नहीं दी थी। रॉन बोला, हैरी को चांदनी में उसकी तनी हुई भुकुटिया दिख रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि वे झूठ बोल रहे थे? परंतु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई अदृश्य होता तब भी उसे दरवाजा तो खोलना ही पड़ता। मैं जानता हूँ, हैरी ने अपने पलंग पर लेटते हुए और ऊपर लगी मसरी को घूरते हुए कहा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ। और अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।